हेलो माय डियर स्टूडेंट। हमें उम्मीद है कि कल का आपने जो स्टैटिक्स का जो लेक्चर देखा था वो लेक्चर आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा या स्कूल के माध्यम से हमको सूचना जरूर दीजिएगा। और आज हम आपको एक चीज हम आपको बता दें कि हम एक्सरसाइज 12.1 हमने कल के लेक्चर में शुरू किया था और उसमें हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 को थोड़ा सा शॉर्ट में बताया था। अगर क्वेश्चन नंबर 1 का ग्राफ आपको खींचने आ गया होगा तो ठीक है, और अगर नहीं आया होगा तो ग्राफ मैं अभी खींचने जा रहा हूं। इसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, क्योंकि यहां पर हमने आपको बताया था कि डाटा कलेक्शन, डाटा कभी कभी आपको डाटा कलेक्शन भी करना पड़ता है और या नहीं तो डाटा कलेक्ट करके आपको दे भी देता है। और दूसरी चीज ये कि आपको इस चैप्टर में बार ग्राफ, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आपको ड्रा करने के लिए कहा जाएगा। तो कल हमने आपको इन सब की डिफिनीशन हमने बताया था और फिर हमने आपको यह भी बताया था कि ये कैसे शुरू होता है, कैसे इसको बनाया जाता है, कैसे इसको किया जाता है। तो आज हम आपको क्वेश्चन नंबर 1 को थोड़ा सा डिटेल में बता देते हैं ताकि अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए। और अगर अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा ना तो फिर सभी क्वेश्चंस को लगभग आप कर डालेंगे। तो चलिए हम शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन इसके पहले हम आपको बता दें कि मन लगा करके आप पढ़िए, जितना आपको वर्क दिया जाए उतना करिए। ये नहीं कि घर जाने के बाद अब इस समय आपका स्कूल बंद है इसका मतलब घर जा करके आप बेवजह इधर उधर टाइम वेस्ट करें, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। और जितने आपको वर्क दिए जा रहे हैं ये पूरे वर्क आपको अच्छी तरह से कंप्लीट करते जाने हैं, क्योंकि जैसे ही हम आएंगे पूरी कॉपी आपकी चेक करेंगे। इसलिए आप बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार भी करते जाइएगा और हाँ, आने के बाद हम आपका टेस्ट भी लेंगे, तो इसलिए ये सारी चीजें आप अच्छी तरह से तैयार करते जाएंगे। तो चलिए एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े। और इसके बाद हम आपको बता दें कि यहां पर आज ये जो क्लास चल रहा है वो 9th A मैथमेटिक्स का चल रहा है और इसमें स्टैटिक्स में एक्सरसाइज 12.1 हम शुरू करने जा रहे हैं। और 12.1 में हम क्वेश्चन नंबर 1 को आज थोड़ा सा डिटेल में बता देते हैं ताकि आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ जाए कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। मन लगा करके पढ़े। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप लोग इतने अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं कि वो सारी फैसिलिटी आपको अवेलेबल कराता है ये स्कूल, इसलिए मन लगा करके पढ़ें, अच्छी तरह से तैयारी करें। और चलिए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1। आप सभी लोग बुक खोल लीजिएगा। हालांकि कल हमने इसके बारे में थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन दिया था, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड हमने बताया था, लेकिन आज हम इसको डिटेल में बताने जा रहे हैं। थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन आप सभी लोग मन लगा करके पढ़िएगा, अच्छी तरह से तैयारी कीजिएगा और इसको आप कॉपी पे करते जाइएगा। पहले तो आप सभी लोग बुक खोल लीजिए। बात समझ में आ रही है? जितने भी लोग हैं सभी लोग तुरंत बुक खोलिए। जितने स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट, बुक खोलिए और बुक खोल करके आप बैठ जाइए। कॉपी भी खोल लीजिए, पेन ले लीजिए, पेंसिल ले लीजिए और जितनी बातें हम आपको बताते जा रहे हैं उनको समझते जाइए, नोट करते जाइए। कहीं कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए या स्कूल के थ्रू आप हमको सूचना दे सकते हैं, पूछ सकते हैं। चलिए देखते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 हमने बुक ओपन कर लिया, आप लोग भी बुक ओपन कर लीजिए। हम आपको क्वेश्चन नंबर 1 बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 समझिए आप सभी लोग। ये क्वेश्चन नंबर 1 बुक आप खोल लीजिएगा, फिर हम आपको यहां पर सारी चीजें एक्सप्लेन कर देंगे बड़ी अच्छी तरह से और सारी चीजें आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएंगी भी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था। क्वेश्चन नंबर 1 को एक बार फिर से हम आपको एक्सप्लेन कर दें कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमें करना क्या था। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया था कि ए सर्वे इज कंडक्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। एक
क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि एक सर्वे, कोई सर्वे है जो कंडक्ट किया जा रहा है, चलाया जा रहा है, किसके द्वारा? तो एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। क्या ज्ञात करने के लिए? भाई कोई भी सर्वे होता है, उस सर्वे का कुछ रिजल्ट फाइंड करना होता है। तो रिजल्ट फाइंड करने के लिए आप समझ लीजिए अच्छी तरह से कि ए सर्वे इज कंडक्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन फॉर काज ऑफ इलनेस एंड डेथ among the women between the age 15 and 44 in years worldwide। यानी क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक सर्वे, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक सर्वे कराया जा रहा है और उस सर्वे में क्या किया जा रहा है कि 15 से 44 एज के बिटवीन जितनी भी वुमेन हैं उनके इलनेस यानी उनके बीमार होने और इसके साथ साथ उनके डेथ होने का जो काज है उस काज का पता लगाया गया और काज का पता लगा करके दिया गया है क्या पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड वाइड कहा जा रहा है, पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में। और कहा जा रहा है फाउंड द फॉलोइंग फिगर्स इन परसेंटेज। तो इनको जो रिजल्ट मिला उस रिजल्ट को यहां पर इस क्वेश्चन में दिया गया है। आप समझिए अच्छी तरह से। अब हम शुरू करने जा रहे हैं। अभी तो हम आपको क्वेश्चन पढ़ करके समझाए हैं और अब हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करने जा रहे हैं। तो एक बार फिर से आप समझ लीजिए, क्वेश्चन में आपसे यह कहा जा रहा है कि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहा है कि एक सर्वे कंडक्ट कर रहा है। तो सर्वे कंडक्ट किस लिए किया जा रहा है? यह जानने के लिए कि पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में, वर्ल्ड वाइड कहा जा रहा है, पूरे वर्ल्ड वाइड में 15 से 44 एज बिटवीन के जितने भी वुमेन हैं उनके बीमार पड़ने यानी उनके इलनेस के लिए और उनके मरने, उनके डेथ का क्या रीजन है। तो इसके लिए देखिए आप बुक में जो दिया गया है वो सबसे पहले देखिए 3 कॉलम आपके बुक में दिए गए। आप बुक में देखिए, बुक में 3 कॉलम दिए गए हैं। सबसे पहले आपको इलनेस दिया गया है और इसके बाद आपको कॉजेस दिया गया है, कॉज कि उनके बीमार, उन कॉजेस दिया गया है कि उनके बीमार पड़ने का कारण क्या है और फिर आपको दिया है फीमेल फर्टिलिटी रेट। तो फीमेल फर्टिलिटी रेट भी परसेंटेज में दिया हुआ है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है, अच्छी तरह समझिएगा, फर्स्ट पार्ट में दिया है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन का क्या मतलब हुआ? प्रसव के दौरान यानी महिलाओं के जब बच्चे होते हैं तो बच्चे होने के दौरान जो हेल्थ कंडीशन यानी हेल्थ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आती है उनकी वजह से 31.8 वुमेन जो होती है वो इस दुनिया को छोड़ देती हैं। और इसके बाद देखें सेकंड में आपको दिया हुआ है न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशन। न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशन का मतलब ब्रेन से रिलेटेड या जैसे होता है डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होता है, इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है, नींद न आना, ये सब जो है न्यूरोसाइकेट्रिक प्रॉब्लम होती है। तो न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशन से होने वाली जो इलनेस या जो डेथ है उसमें दिया हुआ है 25.4%। 25.4% है। और इसके बाद देखें जो थर्ड दिया गया है, थर्ड में दिया गया है इंजरी। इंजरी का मतलब कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो इससे जो मरने वाली जो वुमेन्स है उनका जो परसेंटेज है वो परसेंटेज आपको दिया है 12.4%। 12.4%। देखो आप ध्यान नहीं दे रहे हो, हम देख रहे हैं आप ही को अच्छी तरह से। आप सभी लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए, इधर उधर कोई करेंगे तो फिर दिक्कत होगी, क्योंकि आज नहीं तो कल दूसरे दिन तो हम आपसे मिल ही जाएंगे। इसलिए बुक खोले रहिए, कॉपी खोले रहिए, मन लगा करके पढ़िए और जितनी बातें हम आपको बता रहे हैं उन सारी बातों को अच्छी तरह से कंप्लीट करते जाइए, तैयार करते जाइए। और देखिए फिर आगे हम पढ़ रहे हैं और होमवर्क के रूप में जितने हम आपको वर्क दे रहे हैं ये पूरा वर्क कंप्लीट करते जाइए, ठीक ना, क्योंकि जब हम आएंगे तो पूरा चेक करेंगे, आप समझ लीजिए। फिर आगे देखिए आपको दिया हुआ है
जो फोर्थ कंडीशन दिया है, फोर्थ कंडीशन में दिया हुआ है कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन। तो कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन का मतलब होता है कि हार्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है, तो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम से जो मरने वाली वुमेन्स हैं जिनका डेथ हो जाता है, वो दिया गया है 4.3%। और फिर रेस्पिरेटरी कंडीशन, रेस्पिरेटरी कंडीशन का मतलब सांस से रिलेटेड बीमारी, जैसे दमा हो जाता है या और तमाम तरह की बीमारियां हो जाती हैं जो श्वास से रिलेटेड या लंग से रिलेटेड, फेफड़े से रिलेटेड बीमारियां होती हैं, उनकी बात यहां की जा रही है। तो यह कहा जा रहा है कि यहां पर 4.1% लोगों का जो डेथ होता है वो इस तरह से हो जाता है। और फिर अदर कजेज, इसके अलावा भी तो कुछ और कजेज होंगे, तो अदर कजेज आपको दिया गया है, ये दिया गया है 22.0%। तो अब ये तो क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा है, लेकिन अभी क्वेश्चन में थोड़ा सा आगे और देखना है, इसके बाद फिर क्वेश्चन हम तुरंत सॉल्व करेंगे। आप हमारे साथ समझते जाइएगा, सॉल्व करते जाइएगा। और देखिए दिया हुआ है कि सबसे पहले फर्स्ट में दिया है रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन एबव ग्राफिकली। ये जितने भी इंफॉर्मेशन, ये डाटा कलेक्ट किए गए हैं ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो ऑर्गेनाइजेशन पूरा डाटा कलेक्ट किया है वर्ल्ड वाइड यानी पूरी दुनिया का, उसका डाटा यहां पर दिया हुआ है। क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि ये जितने इंफॉर्मेशन आपको दिए गए हैं, ये जितनी भी जानकारी आपको दी गई है, इस जानकारी के आधार पर आप ग्राफ खींचिए। तो जब ग्राफ कहा जाएगा, इसका मतलब हमें बार ग्राफ खींचना है, और बार ग्राफ के लिए हमने कल आपको बताया भी था। चलिए हम पहले ग्राफ खींचना शुरू करते हैं। जब ग्राफ खींच लेंगे तो फिर आगे के और इसमें कुछ और क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन के 3 पार्ट दिए गए हैं। 3 पार्ट में हम आपको पहला पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए देखिए हम शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर एक्स एक्सिस, जहां कहीं भी हमें ग्राफ ड्रा करना होगा वहां हमको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस देखना होगा। चलिए हम एक्स एक्सिस को यहां दिखा रहे हैं। एक्स एक्सिस देखिए, यहां हम जो है पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को दिखाएंगे। देखिए ये एक्स एक्सिस ग्राफ जब आपको खींचना आ जाएगा ना, जब ग्राफ आप बढ़िया से खींच लेंगे तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपकी लाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। स्केल से, आप स्केल से खींचेंगे तो आपकी लाइन जो होगी वो बिल्कुल सीधी होगी, किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं होगी। हमारी लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हुई है, इसको हम सीधे कर लेते हैं। आप लोग भी सीधा, बिल्कुल सीधा खींचिएगा। ग्राफ खींचते समय हम लोगों को यही बात ध्यान में रखना होगा कि ग्राफ हम लोगों का बिल्कुल सीधा रहे, किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी न रहे। ग्राफ देखिए, ग्राफ खींच लीजिए। एक हम आपको बार ग्राफ समझा देंगे, फिर आप लोग खुद कर लेंगे। तो देखिए फिर यहां पर हम आते हैं। यहां ये एक्स एक्सिस है, आपको मालूम ही है, और इधर के तरफ हम दिखा रहे हैं वाई एक्सिस को। वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, समझना आप लोग। और फिर यहां पर हम चेक कर ले रहे हैं, आप भी चेक कर लीजिएगा कि आपकी लाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। अगर लाइन सीधी नहीं रहेगी तो फिर आपका ग्राफ जो होगा वो ग्राफ गलत हो जाएगा, और ग्राफ किसी भी हालत में गलत नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहां पर कुछ चीजें हम लोग नोट कर लेते हैं। ग्राफ आपको हम बार ग्राफ खींचना बता रहे हैं, ठीक ना? तो बार ग्राफ खींचना आप समझिएगा और बिल्कुल अच्छी तरह से आप समझते जाइए। देखिए ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, इसको आप माइंड में रख के रखिएगा। हमने आपको बताया था कि जो प्लेन होता है उस प्लेन को 2 एक्सिस के फॉर्म में हम लोग नॉर्मली डिवाइड करते हैं, जिसमें एक होता है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस जो होता है ये हॉरिजॉन्टली होता है, और दूसरा होता है वाई एक्सिस। वाई एक्सिस जो होता है ये वर्टिकली होता है। अच्छा अब देखिए क्वेश्चन में रीजन क्या क्या दिया गया है। क्वेश्चन में जो रीजन दिया गया है उस रीजन को हम लोग नोट कर ले पहले, और इसके बाद हम लोग फिर आगे ग्राफ देखेंगे। तो सबसे पहला जो रीजन आपको दिया है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, नोट करते हैं, आप हमारे साथ नोट करते जाइए, ठीक है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ
कंडीशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन थोड़ा सा अच्छा लगे तो अच्छा लगने के लिए हम इसको थोड़ा सा बढ़िया कर दे रहे हैं। देखिए सबसे पहला जो कंडीशन, सबसे पहली जो शर्त दी गई है वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन है। तो हम इसको यहां पर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, देखिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, जितनी भी कंडीशन है उन सभी कंडीशन को यहां हमें दिखाना होगा। ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन यहां हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। आपको भी लिखना होगा, आपके पास जैसा स्पेस होगा, हमारे पास स्पेस कम है इसलिए हम इसको ऐसा लिख रहे हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन है। और इसके बाद अच्छा, इसको अगर हम थोड़ा सा ऊपर नीचे करके लिखना चाहें तो और अच्छा हम लिख सकते हैं। देखिए इसको ध्यान दीजिएगा, हाँ इस तरह से। अब ये है कि आप इसको कितना बढ़िया से समझ जाएंगे। अब देखिए इसको हम यहां ला दिए, ठीक है, रिप्रोडक्टिव और हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ थोड़ा सा जगह हम लोगों का कम लगेगा, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन ये है, ये हमने यहां पर दिखा दिया रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। आप लोग लिख लीजिए, जैसे लिखना चाहें वैसे लिख लें। हमारा ये अभी पहला, अभी थोड़ा सा इसको और हम ऊपर कर देते हैं। देखिए थोड़ा सा ऊपर कर रहे हैं ताकि आपको समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। और देखें ये है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। सबसे पहले हमने आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन हमने दिखाया। ज़्यादा ऊपर करेंगे तो फिर ऊपर वाला ऊपर चला जाएगा, ठीक ना, और फिर ऊपर वाले को याद करना पड़ेगा। तो अच्छी तरह से पढ़िए, अच्छी तरह से तैयार कीजिए। अब इसके बाद सेकंड में जो आपको दिया हुआ है, अच्छा अगर कंडीशन नहीं भी लिखें, केवल यहां पर हम लिख दें, साल्ट में लिख दे रहे हैं। देखिए रिप्रोडक्टिव हम केवल लिख दे रहे हैं, ठीक ना, केवल हम रिप्रोडक्टिव लिख दे रहे हैं। आप समझ जाइएगा कि ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन है। साल्ट में लिख देंगे थोड़ा सा स्पेस कम लगेगा, ठीक है। और इसके बाद अब जो है न्यूरोसाइकेट्रिक, न्यूरोसाइकेट्रिक इसको हम देखते हैं। ये जो आपको दिया हुआ है न्यूरोसाइकेट्रिक, न्यूरोसाइकेट्रिक, ठीक है, ये हो जाएगा आपका न्यूरोसाइकेट्रिक। इसको भी हम लिख करके और रिवर्स फॉर्म में लिख देंगे, न्यूरोसाइकेट्रिक, ठीक है। तो अब जो है देखिए ये भी थोड़ा सा अच्छा लगे इसके लिए हम लोगों को, क्योंकि लिखेंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगना चाहिए, ठीक है। और फिर इसको हम रिवर्स फॉर्म में लिख देते हैं थोड़ा सा छोटा करके, ताकि हमारा स्पेस कम रहे। चलिए हम यहां पर इसको लिख देते हैं। ये है न्यूरोसाइकेट्रिक प्रॉब्लम, यहां न्यूरोसाइकेट्रिक प्रॉब्लम होगी, ठीक है। ज्यादा नीचे आप थोड़ा सा इसकी लिख लीजिएगा सही तरीके से। यहां फर्स्ट में हमने रिप्रोडक्टिव लिखा है और सेकंड में हमने न्यूरोसाइकेट्रिक लिखा है। या चलिए अगर दिक्कत हो रही हो तो थोड़ा सा और इसको हम ऊपर कर देते हैं। देखिए थोड़ा सा और हम ऊपर कर देते हैं ताकि आपको ज्यादा दिक्कत ना हो देखने में। चलिए यहां हम दिखा दिए। अब तो आपको पढ़ने में भी आ रहा होगा, आप अच्छी तरह से पढ़ भी ले रहे हैं। चलिए यहां देखिए, ये जो है न्यूरोसाइकेट्रिक सेकंड वाला जो है ये न्यूरोसाइकेट्रिक हो गया। इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। चलिए यहां आ गया न्यूरोसाइकेट्रिक। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट जो हेल्थ प्रॉब्लम है उसमें आपको दिया है इंजरीज। तो इंजरीज को हम यहां पर अब दिखा देते हैं। देखिए इंजरीज दिया हुआ है, तो अब इसका क्या है, इंजरीज, इसको भी हम यहां पर दिखा दे रहे हैं।
पहले सारी चीजें तो हमको दिखानी होगी, इतना याद रखे रहिएगा। जब भी ग्राफ खींचना होगा उस ग्राफ में इन सारी चीजों को हमें दिखाना होगा। देखिए यहां हमने इंजरीज दिखा दिया, यहां इंजरी है। और इसके बाद नेक्स्ट जो है यह कार्डियोवैस्कुलर दिया हुआ है, इसको भी हम नोट कर लेते हैं कि कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम में क्या है। देखा जाए ये है, या हम केवल शार्ट में कार्डियोवैस्कुलर को हम केवल कार्डियो लिख दे रहे हैं। आप बिल्कुल अपने कॉपी पर जब लिखिए तो बिल्कुल सही लिखिए, ठीक है, और पूरा डिटेल में लिखिए। हम थोड़ा सा शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। ये है कार्डियो, देखिए कार्डियोवैस्कुलर जो प्रॉब्लम है, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ प्रॉब्लम, तो यहां पर हमने दिखा दिया कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ प्रॉब्लम, ठीक है। थोड़ा सा पहला ग्राफ है इसलिए इतना हम आपको डिटेल में बता रहे हैं, फिर इसके बाद तो हम फुल स्पीड में चलेंगे, ठीक है। और इसके बाद आपको नेक्स्ट जो दिया हुआ है वो है रेस्पायरेटरी, इसको भी नोट कर लेते हैं, रेस्पायरेटरी। रेस्पायरेटरी यानी सांस से संबंधित जो प्रॉब्लम है उसको हम यहां नोट कर लेते हैं। और फिर देखिए रेस्पायरेटरी, और अगर स्पेलिंग कहीं गड़बड़ हो तो ये गड़बड़ी हमारे कंप्यूटर की है, हमारी गड़बड़ी नहीं, मैं पहले बता दे रहा हूं। अगर कुछ प्रॉब्लम, हालांकि गलती मनुष्य से होती है, मशीनें गलती बहुत कम करती हैं। चलिए ये है रेस्पायरेटरी। और इसके बाद एक और कंडीशन जो दिया हुआ है वो अदर कॉजेज दिया हुआ है, हम उसको भी लिख लेते हैं, अदर कॉजेज। तो अब यहां पर हमने दिखा दिया अदर कॉजेज, देखें ये है अदर कॉजेज। अब आप समझिए, देखिए सबसे पहले हमको यह करना होगा कि एक्स एक्सिस के तरफ ग्राफ खींचना, चूंकि हम आपको बता दें, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी, आप ग्राफ नहीं खींच पाएंगे। देखिए क्या है, तो क्वेश्चन में आपको जो दिया हुआ था, क्वेश्चन में यही दिया गया था कि किस वजह से, उसका रीजन क्या है, ऐसी कौन सी वजह है जिनके वजह से वुमेन जो होती हैं जिनका एज 55 to 44 है, वो बीमार पड़ती हैं और मर जाती हैं। तो उनका रीजन सबसे पहले आपको दिया था रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम या रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, तो हमने केवल रिप्रोडक्टिव लिखा है। और इसके बाद सेकंड में न्यूरोसाइकेट्रिक प्रॉब्लम था, और फिर इंजरीज था, फिर कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम था, और फिर रेस्पायरेटरी और अदर कॉजेज थे। तो इन सबको हमने शार्ट में यहां लिख लिया है, लेकिन जब आप कॉपी पे लिखिएगा तो आपके पास स्पेस होगा, आप थोड़ा सा और डिटेल में लिख लेंगे, ठीक है। अब इसको ऊपर नीचे करेंगे तो आपको समझने में प्रॉब्लम होगी। स्पेस तो हमारे पास भी बहुत है लेकिन दिक्कत हो जाएगी आपको, इसलिए चलिए और आगे जो दिया हुआ है एक काम करते हैं, फीमेल फैटलिटी रेट। तो इधर के तरफ ये जो है ये हमारा काज है, इधर की तरफ हम लोगों का ये जो कॉजेज दिया हुआ है, इस कॉजेज को हम दिखा रहे हैं। देखिए यहां हम लिख लेते हैं, ये कॉजेज है, कॉजेज, और कॉजेज को हम दिखा रहे हैं एक्स एक्सिस के तरफ। देखिएगा कॉजेज को हम दिखा रहे हैं एक्स एक्सिस के तरफ। और फिर आपको जो दिया हुआ है फीमेल फैटलिटी रेट, तो फीमेल फैटलिटी रेट हम इधर के तरफ वाई एक्सिस के तरफ दिखाएंगे। हम यहां पर नोट करते हैं फीमेल फैटलिटी रेट आपको दिया हुआ है, तो चलिए हम नोट करते हैं, ये है फैटलिटी, फीमेल फैटलिटी रेट आपको दिया हुआ है, नोट कर लेते हैं। और पहला ग्राफ हम आपको बहुत डिटेल में बता दे रहे हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो चलिए फीमेल ये है, देखें यहां हम दिखा देते हैं फीमेल, और ये फैटलिटी, फीमेल फैटलिटी, फीमेल फैटलिटी रेट, ये है फीमेल फैटलिटी।
और फिर यहां देखिए रेट, फीमेल फर्टिलिटी रेट, फीमेल फर्टिलिटी रेट, और इसको हम दिखा रहे हैं वाई एक्सिस के तरफ। ठीक है, फीमेल फर्टिलिटी रेट को हम दिखा रहे हैं वाई एक्सिस के तरफ। ये दोनों देखिए, अब हम लोग लिख करके तैयार कर लिए, बस हम लोगों को ग्राफ बनाना है और देखना हम लोग ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो अब क्या है, तो इधर के तरफ ये, इधर के तरफ हमको परसेंटेज दिखाना है, ठीक ना। तो इधर के तरफ जब हमको परसेंटेज दिखाना है तो परसेंटेज में देखिए यहां पर जो दिया हुआ है ये वैल्यू परसेंटेज में है, ये वैल्यू जो है परसेंटेज में है। देखिए ये वैल्यू परसेंटेज में है, और देखिए यहां हमने लिख दिया कि ये जो वैल्यू है हमारी परसेंटेज में है। अब हम यहां नोट करने जा रहे हैं, ठीक ना। तो चलिए नोट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अच्छा देखिए, हमारा जो मैक्सिमम रेट यहां पर दिया है 31.8 है, यानी अगर हम 10 का डिफरेंस करें, या चलिए 5 का ही डिफरेंस कर लेते हैं, तो यहां पर हमारा देखिए, हम यहां डिफरेंस करके नोट कर लेते हैं, ये है यहां 5 का इंटरवल। अच्छा, इंटरवल ग्राफ खींचते समय ये बात हमको ध्यान में रखना होगा कि इनका जो इंटरवल है, ये इंटरवल बिल्कुल इक्वल आना चाहिए। देखिए इनका जो इंटरवल है, यह इंटरवल बिल्कुल इक्वल आना चाहिए। और इस एक्सरसाइज को अगर हम हटा दें तो हमारे लिए ज़्यादा सुविधा हो जाएगी। देखिए हम लोगों को ज़्यादा सुविधा हो जाएगी, थोड़ा सा और हम लोगों को स्पेस मिल जाएगा। चलिए फिर देखते हैं, इनको तो हटा ही देते हैं, नहीं तो ये लोग प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। इनको हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। चलिए अभी ये, हाँ अब देखिए, अब ये हम लोगों का जो है, हाँ ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस हम दिखा दिए। अब इसकी बात देखिए, अब बिल्कुल हमारा अब डाटा बन करके तैयार होगा। और देखिए तो यहां पर जो है हम 5 का डिफरेंस लेकर के चल रहे हैं और आगे हम बढ़ रहे हैं। फिर देखिए क्या मिलता है, देख रहे हैं, जहां तक जितने में हो जाएगा उतने में हम लोग करेंगे, ठीक ना। ज्यादा प्रॉब्लम होगी तो थोड़ा सा और इसको बढ़ा लिया जाएगा। चलिए इस मैथमेटिक्स को भी, अब तो आपको पता है मैथमेटिक्स के स्टूडेंट आप लोग हैं, इसको भी हम थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ठीक ना। ऊपर अब नहीं भी दिखेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक ना, क्योंकि अब हम लोग देख चुके हैं। अब केवल हमको हमारा जो मेन मोटो है वो ग्राफ खींचना है। चलिए अब हम देखते हैं और ऊपर बढ़ जाए तो देखा जाए कि ये अगर कितने कॉलम हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 तो 35 हो जाएगा। 35 तक ही हम लोगों को करना है। तो चलिए यहां हम नोट कर लेते हैं, ये है 5, ये है 10, ये है 15, ये है 20, ये 25, 5 का डिफरेंस दे करके हम लिख रहे हैं। आप भी लिखते जाइए हमारे साथ। 25 के बाद ये हो जाएगा 30, फिर ये हो गया 35। हम लोगों का इतने में ही काम बन जाएगा। अब देखिए क्या है, तो पहले में रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो कंडीशन दिया गया था, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन में दिया गया था 31.8। तो 31 कहां होगा, देखिए ये 30 है और 31.8 यानी 31 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा। और हमने आपको बताया था कि ये जितने भी बार ग्राफ होते हैं, ये पूरा बार ग्राफ हमको जो है ये रेक्टेंगल के फॉर्म में ड्रा करना होगा। तो चलिए अब हम रेक्टेंगल निकालते हैं और रेक्टेंगल के फॉर्म में हम लोग जो है ड्रा करेंगे इसको। देखिए रेक्टेंगल के फॉर्म में हम ड्रा करेंगे। देखें आप, यहां पर हम ले करके आ रहे हैं और फिर इसको बढ़ा घटा लेंगे। हाँ, जैसे हमको समझ में आएगा वैसे इसको हम लोग बढ़ा घटा लेंगे। देखा जाए ये जो दिया गया है, ये हमें दिया है 31.8।
तो 30 से थोड़ा सा ऊपर लेकर के चले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 31.8। ये 31.8 हमने आपको दिखा दिया। अब इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं 31.8 यानी 31 से ऊपर लेकर के चले जाएंगे तो 30 है, 30 से ऊपर ले जाएंगे थोड़ा सा तो 31.8 हो जाएगा। अब इसके बाद आगे देखें जो सेकंड में आपको न्यूरोसाइकेट्रिक के लिए दिया हुआ है, न्यूरोसाइकेट्रिक में 25.4 दिया हुआ है। तो आपको देखना है कि 25 देखिए 25 से थोड़ा सा ऊपर हम चले जाएंगे, 25 से हम थोड़ा सा ऊपर चले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका, देखिए 25 से हम थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, 25 से थोड़ा सा ऊपर ग्राफ बनाते समय ये आपको ध्यान देना होगा। अच्छा और देखिए उस ध्यान देने में कौन कौन बातें आपको ध्यान देनी होंगी, 2-3 बातें आप ध्यान में समझ लीजिए कि हर जगह ये जो आप रेक्टेंगल देख रहे हैं, रेक्टेंगल का जो ब्रेड्थ है वो इक्वल होना चाहिए, ठीक ना। रेक्टेंगल का ब्रेड्थ यानी चौड़ाई, इसकी चौड़ाई हर जगह इक्वल होना चाहिए। और यही नहीं, इनके बीच जो डिफरेंस है, डिफरेंस भी इक्वल होना चाहिए, ठीक ना। तभी ये बार ग्राफ सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। इतना आप ध्यान में रखे रहिएगा। और इसके बाद चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं और देखते हैं, हालांकि अब इससे नहीं लगता है कि हम लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी, इसको हम नीचे कर ही देते हैं, ठीक है। अब आप समझिए, चलिए इससे कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रही है, ठीक ना। तो चलिए अब हम देख रहे हैं अपने ग्राफ को, ग्राफ पे आते हैं। सेकंड में आपको इंजरी दिया है, इंजरी 12.4 दिया है, तो 12 कहां होगा ये हमको देखना है। 10 है, 10 से 10 और 15 के बीच में हम आएंगे तो 12.5 होगा। 10 और 15 के बीच में हम आएंगे तो 12.5 होगा, यानी बीच में से थोड़ा सा कम, 12.4 दिया हुआ है तो इसके बीच में से थोड़ा सा कम अगर हम आ जाएंगे तो हमें मिल जाएगा। चलिए हम देख रहे हैं इंजरी के लिए, इंजरी डिफरेंस भी बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। ये ग्राफ खींचते समय हमको ध्यान में रखना होगा। देखिए 12.5 ये हो जाएगा 12.5। यहां खींचते समय, ग्राफ खींचते समय ये बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी कि इनके बीच का जितना भी इंटरवल है, हर जगह इंटरवल बिल्कुल सेम होना चाहिए। और इसका जो ब्रेड्थ है, रेक्टेंगल का जो ब्रेड्थ है, रेक्टेंगल का ब्रेड्थ भी हर जगह इक्वल होना चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी भी आप गड़बड़ी करेंगे आपका बार ग्राफ गलत हो जाएगा। इसलिए ऐसी गलती आपको किसी भी हालत में नहीं करना है। अब इसके बाद देखा जाए कि ये जो कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम था, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम में क्या है, तो देखिए कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम में दिया हुआ है 4.3%। तो 4.3% यानी क्या, ये जो 5 है 5 से भी कम, 4.3% का मतलब 5 से भी कम। तो चलिए हम लाते हैं यहां पर, देखें अब इससे हम थोड़ा सा और इसको और कम कर दें। देखें डिफरेंस, हमेशा हमने कहा कि डिफरेंस लेते समय आपको ध्यान में रखना होगा, इसको हमें और छोटा करना होगा। देखिए ये 4.5, ये है 4.5, इसको आप ध्यान में रखे रहिएगा। मैं बार बार कह रहा हूं, जितनी बातें आपसे कही जा रही है ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको आप ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आपका बार ग्राफ जो होगा, ये बार ग्राफ आपका गलत हो जाएगा, रंग हो जाएगा। और इसके बाद अब हम देखते हैं ये जो रेस्पिरेटरी कंडीशन है, तो रेस्पिरेटरी कंडीशन में क्या होता है कि इसमें कितने % लोग जो हैं रेस्पिरेटरी कंडीशन से मर रहे हैं। ये 4.1 दिया है, तो ये तो 4.5 था, ये इससे भी छोटा है, 4.1 है। तो 4.1 अगर हम यहां लाते हैं तो ये इससे भी छोटा हो जाएगा। देखिए ये 4.4 था और यहां पर
ये जो डिफरेंस है, डिफरेंस बनाते समय ध्यान में रख के रहिएगा कि इनके बीच का जो इंटरवल है वो इंटरवल इक्वल होना चाहिए। इसके बाद चलिए हम अदर्स पे आते हैं। देखिए अदर्स पे क्या प्रॉब्लम है। ये पहला वाला 4.3 है, दूसरा वाला 4.1% है, ठीक है। और अदर में दिया है 22.0, तो 22 कहां होगा, 22 20 से ऊपर होगा ना, 22.0, तो 20 और 25 के बीच होगा। अब इसको हम देखते हैं, यहां से देखा जाए। अब इसको हम दिखाएंगे, इसे दिखाना है 22, ध्यान दीजिएगा। ग्राफ यहां पर 20 है, 20 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ठीक ना। और फिर इनके बीच जो डिफरेंस है वह डिफरेंस भी बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। बनाते समय ये बहुत सावधानी हम बरतेंगे। चलिए हमारा ये बार ग्राफ बन करके तैयार हो गया, ठीक ना। हमारा ये जो बार ग्राफ था, ये बार ग्राफ बन करके तैयार हो गया। जब भी बार ग्राफ आपसे ड्रा करने के लिए कहा जाएगा तो बार ग्राफ ऐसे ही हम तैयार करेंगे। यहां पर जो कॉजेस है उस कॉजेस को एक्स एक्सिस की तरफ लिखेंगे, और जो यहां पर फीमेल फर्टिलिटी रेट दिया हुआ है परसेंटेज में है, इसको वाई एक्सिस की तरफ हम देखेंगे। देखिए यहां पर हालांकि हमारे पास स्पेस नहीं था, इसलिए हमने छोटा छोटा करके लिखा है। स्पेस तो था लेकिन अगर स्पेस दिखा देते तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाती। तो यहां पर रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम सबसे पहले, या रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन हमने दिखाया। इसके बाद सेकंड में हमने, देखिए यहां जो फर्स्ट था, यहां पर जो फर्स्ट ग्राफ देख रहे हैं ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन के लिए है, और सेकंड ग्राफ जो आप देख रहे हैं ये न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशन के लिए है, और फिर थर्ड जो है वो इंजरी के लिए है, और फिर फोर्थ जो है कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम के लिए है, और फिर इसके बाद जो है रेस्पिरेटरी कंडीशन के लिए है, और फिर अदर कंडीशन के लिए ये ग्राफ है। ये ग्राफ हमारा बन गया, ये रहा बार ग्राफ। अब इसमें देखिए ये तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट था, हम यहां देखते हैं ये फर्स्ट पार्ट था। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों से कहा गया था ग्राफ ड्रा करने के लिए। अब सेकंड में क्या कहा जा रहा है, विच कंडीशन इज मेजर कॉज ऑफ वुमेन इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड। पूरी दुनिया में, वर्ल्ड वाइड का मतलब पूरे संसार में, पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में। तो आपसे यह पूछा जा रहा है कि पूरे वर्ल्ड में या पूरी दुनिया में आप ये बताइए कि कौन सी ऐसी कंडीशन है जो सबसे बड़ी कंडीशन है, सबसे बड़ी कंडीशन है जिसमें वुमेन का हेल्थ और हेल्थ प्रॉब्लम के वजह से यानी इलनेस होता है और इलनेस के बाद डेथ हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि सबसे बड़ा जो ग्राफ हमारा है वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन का है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन जो है ये हम लोगों का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन में आपसे यही कहा गया था कि कौन सा मैक्सिमम सबसे बड़ा कंडीशन क्या है, सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम क्या है जिसके वजह से वुमेन जो होती हैं जिनका एज 15 से 44 के बीच में होता है वो बीमार पड़ती हैं, उनको इलनेस होता है और इलनेस के साथ साथ उनका डेथ हो जाता है। तो ये सबसे जो मेजर प्रॉब्लम है वह रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन है। और इसके बाद देखिए ये सेकंड हो गया, सेकंड में आपसे पूछा जा रहा था तो सेकंड हो गया। देखिए सबसे पहला जो काम, जो सबसे टफ काम अगर थोड़ा सा हम कहें तो इसमें ग्राफ खींचना होता है। हमने ग्राफ खींच लिया। अब ग्राफ खींचने के बाद थर्ड, देखिए थर्ड पार्ट क्या है, तो थर्ड पार्ट में यहां पर जो दिया गया है, थर्ड पार्ट में दिया गया है ट्राई टू फाइंड आउट, यानी जानने की कोशिश कीजिए। ट्राई टू फाइंड आउट यानी जानने की कोशिश कीजिए। क्या जानने की कोशिश कीजिए, विद द हेल्प ऑफ योर टीचर, अपने टीचर के साथ। आप लोग तो बड़े समझदार हैं, कभी कभी टीचर को ही समझाने लगते हैं, ठीक ना। तो आप जरा देखिए क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि ट्राई टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर, अपने टीचर की मदद से जानने की कोशिश कीजिए। क्या जानना है, एनी टू फैक्टर, ऐसे दो कारण, ऐसे कौन से दो फैक्टर हैं विच प्ले ए मेजर रोल इन द कॉज
इन एवर बीइंग मेजर कैजेस, यानी ऐसी कौन सी वजह है जिसके वजह से क्वेश्चन में यह पूछा गया था कि सेकंड में जो रीजन है, तो सेकंड में रीजन क्या है, तो सेकंड का रीजन है वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। अब ये कहा जा रहा है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन के लिए कौन से प्रॉब्लम, कौन से दो रीजन हो सकते हैं, अपने टीचर से इसको फाइंड आउट कीजिए। तो भाई सबसे पहला जो रीजन है ये हो सकता है कि मेडिकल फैसिलिटीज नॉट अवेलेबल। पता चला कोई हमारी बहन, कोई माँ, कोई बेटी बीमार पड़े और उसके लिए हम जो है हमारे पास नज़दीक में कोई अच्छा मेडिकल ना हो, अच्छा कोई हॉस्पिटल ना हो, अच्छी फैसिलिटी ना हो, तो इसकी वजह से उनकी जान जा सकती है। तो फर्स्ट रीजन ये हो सकता है हमारे वजह से कि फैसिलिटी, ठीक है, तो फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटीज नॉट प्रेजेंट नियर मी। हमारे आसपास अगर मेडिकल फैसिलिटी अच्छी नहीं होगी तो उनका डेथ हो सकता है। और दूसरा रीजन क्या हो सकता है, तो दूसरा रीजन ये हो सकता है कि अगर हमको ट्रीटमेंट की अच्छी जानकारी ना हो, ठीक ना, तो अगर हमें क्या, अगर किसी डॉक्टर के पास ले जाते हैं और अच्छे डॉक्टर के पास नहीं ले जाते हैं और सही तरीके से अगर ट्रीटमेंट नहीं हो जाता है तो भी डेथ हो सकता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 को हमने बड़े डिटेल में आपको बताया और हमें उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 1 को बहुत अच्छी तरह से आप लोग समझ गए होंगे। इसी तरह से जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, उस क्वेश्चन नंबर 2 को आप सभी लोग समझने की कोशिश। क्वेश्चन नंबर 2 ये हमारा होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 2 हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, आप सभी लोग घर जा करके इसको बढ़िया से तैयार कीजिएगा। और किसी प्रकार की घर जा करके क्या, घर तो आप ही हैं, आप घर पर बैठ करके जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का ग्राफ आप खींचिएगा और फिर अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमसे पूछिएगा। और दूसरी चीज हम आपको फिर से बता देते हैं कि आप एक ऐसे स्कूल में पढ़ते हैं जो वाराणसी का जाना माना स्कूल है, बहुत बढ़िया स्कूल है, इसलिए आप अच्छी तरह से पढ़िए, मन लगा करके पढ़िए और अभी से आप इतनी अच्छी तैयारी करें कि आगे चल करके बोर्ड के एग्जाम में आपके जो मार्क्स आए वो बहुत अच्छे मार्क्स आए और सभी सब्जेक्ट में आए। सभी सब्जेक्ट आप अच्छी तरह से तैयार कीजिए, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, सोशल, हर सब्जेक्ट मन लगा करके पढ़िए और बढ़िया से तैयारी कीजिए। बोर्ड के एग्जाम में आप अच्छा नंबर लाइए। ठीक है, आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। बाय, थैंक यू।